मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। और आज हम इस प्रोग्राम का आगाज़ भला किससे करें? उस शख्स से करें जो रात इस सोच की वजह से सो नहीं पाया कि मेरे मुल्क के साथ आखिर हो क्या रहा है। या मैं जिक्र उस बस का करूं जो कराची की शाहराहों पर चलती थी, उम्मीद की बस थी, जला दिया गया। या जिक्र उस एम्बुलेंस से करूं जिसको रोका जाता है, मरीजों को उतारा जाता है, उसको आग लगाई जाती है। या जिक्र रेडियो पाकिस्तान की उस बिल्डिंग से करूं जहां पर बुलवाई घुस जाते हैं, चुरा लेते हैं सामान, आग लगा देते हैं उस इमारत को। या कि मैं गुफ्तगू का आगाज़ उस इमारत से करूं जहां पर फिर कहूँगा कि शर पसंद अनासर घुस जाते हैं और वहां पर तोड़ फोड़ करते हैं, आग लगाते हैं। ये बस, ये स्कूल, ये एम्बुलेंस, ये इमारतें, वो सरकारी हों वो गैर सरकारी हों, लेकिन जहाँ जहाँ पर जिस जिस शहर में हमने ये मनाजिर देखे, सवाल करना बनता है कि मेरे मुल्क के साथ आखिर हो क्या रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, मुल्क के साथ आखिर हो क्या रहा है। कोर कमांडर हाउस की अगर बात की जाए, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का, कि वो एक याद थी हमारे पास, जिन्नाह हाउस का, वो तारीखी अहमियत है उसकी, उसको जला दिया गया। उधर जाकर इस तरह के मामलात हमने देखे, आग लगा दी गई। और सिर्फ जलाया नहीं गया सबीन, मैं कहूँगा चोर, लुटेरे, डाकू दाखिल होते हैं वहां पर, एक चीज नहीं छोड़ते वहां पर। गमला तोड़ना एक बात है, आग लगाना एक बात है, एक शील्ड भी वहां छोड़ते नहीं है, एक गुलदान भी वहां छोड़ते नहीं है, चुरा के लेकर जाते हैं। और रेडियो पाकिस्तान की बात करें, वहां भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। यानी कौन है ये? अपने ही तो थे, इनको डंडे किसने पकड़ा दिए? इनको यहां पर कौन ले आया? ये इक़्तिदार की हवस का नशा किसको इतना चढ़ गया कि उसने अवाम को इस कदर इस भट्टी में झोंक दिया? उस स्कूल का क्या कसूर था? वो उन बच्चों का क्या कसूर था जो स्कूल में जाते थे, पढ़ते थे? उस स्कूल को जला दिया गया। अब उस स्कूल को दोबारा से रीबिल्ड किया जाएगा। थोड़ा सा हम इसको पोस्ट इस सिचुएशन की अगर बात करें तो नुकसान का हमें सबसे ज्यादा पता चलेगा कि नुकसान कितना हो गया, कितने टाइम तक वो बच्चे उस स्कूल में नहीं जा सकेंगे, तालीम से महरूम रहेंगे। उन बच्चों का क्या कसूर था? उस स्कूल का क्या कसूर था? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, जैसे कि अब जो हम कहते हैं ना, डेमोक्रेसी है, हमारा आईनी हक है कि हम जो है वो एहतजाज कर सकते हैं, हम पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। बिल्कुल हक है सबका, हक है सबका, पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। इस तरह से सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। एम्बुलेंस की आपने बात की, ये किस कदर एक बुरा वाक़या हमने देखा कि मरीजों को उतार कर उस एम्बुलेंस को आग लगाई गई। अब यहाँ पर दिहाड़ीदार मजदूर की बात करते हैं। बिल्कुल। अब परसों जिस तरह से हमने देखा कि पता नहीं था कि क्या हालात होंगे, सब लोग ट्रैफिक में फंस गए क्योंकि बंद कर दिए गए सारे रास्ते, और वहीं पर वो दिहाड़ीदार मजदूर मजदूरी के लिए निकला था। वहां पर एक टैक्सी ड्राइवर, एक कैब ड्राइवर, उसका क्या बनेगा? अगर आज की उसकी दिहाड़ी नहीं लगेगी, उसके घर का चूल्हा कैसे जलेगा? अब जब इंटरनेट सर्विस मुअत्तल हो चुकी है, कितने ऑनलाइन बिजनेसेस हैं जो मुतासिर हो गए हैं, कितनी ऐसी कैब्स हैं जो कि इंटरनेट की वजह से चलती हैं, उनका क्या होगा? ऐसे तमाम लोग, ऐसे तमाम मरीज, ऐसे तमाम लोग जो कि दफ्तर पहुंचना होता है, जिनको अपने कारोबार के लिए जाना होता है और वो उन कैब्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो इंटरनेट नहीं चलेगा, वो कैब्स किस तरह से चलेंगी और वो उन जगहों पर किस तरह से पहुंच सकेंगे? क्या ये सारी चीजें हम नहीं सोचते? बात यहाँ पर यह है कि हम बात करते हैं हमारी मईशत नीचे जा रही है और नुकसान किसको जा रहा है? इसी तबके को। आज अगर इस तरह का वाकया आया है, इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है, वहीं पर भी हमने किसको नुकसान पहुंचाया? उसी तबके को। फिर यही तबका बाहर निकलता है और बात करता है, हक के लिए आवाज़ उठाता है। लेकिन क्या होता है कि जब इस तरह के मुजाहिरीन आते हैं, इस तरह के वाकयात सामने आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर वो तबका दब जाता है, उसकी आवाज़ दब जाती है, वो आवाज़ कहीं आपको नजर नहीं आती। और फिर देखें, हर चीज़ का इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी पर आ रहा है। आप स्टॉक मार्केट कल देख लें, आप डॉलर की उड़ान देख लें, इससे हर शख्स मुतासर होता है। 2 रोज़ से हम क्या सूरत हाल देख रहे हैं वो अपनी जगह। आज सुबह कैसी है? क्या हालात कुछ काबू में आ रहे हैं या कि हालात अभी भी बेकाबू हैं? चूँकि जब हुकूमत से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि तो चंद 100 अफराद हैं, कोई मसला नहीं। फिर फ़ौज की तैनाती हो जाती है, यानी फ़ौज को बुलाया जाता है। एट द सेम टाइम इस वक्त हालात क्या बता रहे हैं? आज सुबह लाहौर की कैसी है? लाहौर के नुमाइंदे तलहा सईद ने हमें ज्वाइन, जेल रोड पर आप मौजूद हैं। तलहा, हालात क्या हैं लाहौर के शाहराहों के? जी बिल्कुल, अगर लाहौर की शाहराहों की बात की जाए तो लाहौर की शाहराहों पर आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी दोबारा रवा दवा होने को है। इस टाइम पर मैं जेल रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक जो है वो अपने मामूल के ऊपर आती जा रही है। लेकिन अगर पहले की बात की जाए तो गुज़िश्ता रात तक पूरे शहर में मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे, उनकी जानिब से एहतजाजों का सिलसिला, मुजाहिरों का सिलसिला जारी रहा, जलाओ गिराओ होता रहा।
तोड़ फोड़ भी जारी रही। मुख्तलिफ सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, प्राइवेट बिल्डिंग जो हैं उनको भी तोड़ा गया, जो सरकारी गाड़ियाँ थी, पुलिस की मोबाइल्स थी, उनको भी तोड़ फोड़ की गई और उसके साथ ही साथ निशाना बनी वो ज़ाती गाड़ियाँ और शहरियों की, आम शहरियों की गाड़ियाँ भी इन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान के डंडों की जद में आई और बहुत सी गाड़ियों के शीशे और दरवाजे हमने टूटते हुए कल देखे। आज भी इस वक्त भी अगर लाहौर में सबसे ज़्यादा कहीं रश देखना जा सकता है तो वो उन वर्कशॉप्स के ऊपर है, वहाँ पर जहाँ पर शहरी जो आम शहरी अपनी गाड़ियाँ लेकर पहुँचे हैं। किसी की स्क्रीन टूटी हुई है तो किसी की विंड स्क्रीन को नुकसान पहुँचा है, किसी के साइड के शीशे टूटे हैं तो किसी के साइड मिरर्स भी तोड़ दिए गए हैं। इसी तरह से बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं वो वर्कशॉप्स पर पहुँच रही हैं जो कि अब दोबारा रिपेयर का काम करवा रहेंगे। हर एक को जो है वो 10,000 कम अज़ कम 10,000 का नुस्खा जो है वो तजवीज़ किया जा रहा है वर्कशॉप्स मालकान की जानिब से कि इतने में उनकी गाड़ी का शीशा डलेगा या फिर इतने के अंदर ही उनकी गाड़ी जो है वो रिपेयर होगी। इसी के साथ ही साथ अगर बात की जाए मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो मौजूद कंटेनर्स थे, लाहौर पुलिस की जानिब से रास्ते बंद करने के लिए, प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कंटेनर्स लगाए थे, उन कंटेनर्स को भी आग लगाई गई। बहुत सारी जो कंटेनर्स के अंदर माल था वो भी जलकर राख हो गया। करोड़ों रुपए का मालियत का माल अगर कहा जाए तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि एक कंटेनर के अंदर अगर एक कपड़े का ही कंटेनर हो तो उसके अंदर भी कम अज़ कम अगर वो फुल भरा हो तो 2 से 2.5 करोड़ रुपए का माल जो है वो उसमें समा जाता है। कंटेनर की मालियत अलग है, उसके ट्रॉलर की मालियत अलग है और उसके अंदर जो जलाए जाने वाला माल है उसकी मालियत जो है वो अलग है। इसी तरह से ये जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ जो है वो हमें कल रात तक ऐसे ही नज़र आती रही है। अभी इस वक्त अगर लाहौर की सिचुएशन देखें तो बाकी शहरात जो है वहाँ पर कुछ सुकून है, ज़िंदगी दोबारा रवां दवां होने को है। लेकिन जमान पार्क के बिल्कुल सामने कैनाल रोड के ऊपर अभी तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं और जमान पार्क के सामने अभी भी जो आम शहरी हैं वो गुजरते हुए डर रहे हैं कि कहीं फिर से उनकी गाड़ी या उनका मोटरसाइकिल। आपने जिस तरह से बताया कि जमान पार्क के बाहर अभी भी पीटीआई कारकुनान इस वक्त मौजूद हैं, कितने लोग हैं वहां पर? तादाद में कमी हुई है या तादाद में इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल, नॉर्मली जो देखा गया है जैसे ही सुबह का टाइम होता है तो कारकुनान की तादाद इतनी खासी नहीं होती, ज़्यादा कारकुनान जो हैं वो नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे दिन जो है वो चढ़ना शुरू होता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता कारकुनान की तादाद में इजाफा देखने में आता है। अगर करंटली अभी की बात की जाए तो अब से कुछ देर पहले हमने जमान पार्क के सराउंडिंग्स में विजिट किया और देखा, ये जांचने की कोशिश की कि आया कितने कारकुनान जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अभी वहाँ पर कारकुनान की कोई बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 100 कारकुनान जो हैं वो सराउंडिंग्स के अंदर मौजूद हैं और वो भी एक जगह के ऊपर इकट्ठे नहीं है बल्कि डिस्पर्स हुए हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेगा उसी तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन कारकुनान की तादाद में भी इजाफा देखने में आएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तलहा, आपने हमें अपडेट। लाहौर की सूरत हाल थी, हम इस्लामाबाद भी आपको लेकर चलेंगे और इस्लामाबाद से भी हमारे नुमाइंदे में ज्वाइन कर रहे हैं और हम उनसे भी जानेंगे कि इस वक्त इस्लामाबाद की सिचुएशन क्या है। सबा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबा, इस्लामाबाद में कहाँ पर आप मौजूद हैं? और वो श्रीनगर हाईवे पर ज़्यादा हमने मसाइल देखे, आपने क्या देखा आज सुबह, हालात क्या हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पुलिस लाइन की जगह पर मौजूद हूँ और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये यहाँ पर एक मैदान जंग का जो है वो मनाजिर यहाँ पर पेश कर रहा है। इस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शेल बिखरे हुए हैं और गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान की पेशी के दौरान ही यहाँ पर कारकुनान जो है वो जमा हुए थे और उसके बाद यहाँ पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की गई थी। पूरे यहाँ पर कश्मीर हाईवे के आसपास जितना भी ग्रीन बेल्ट था उसको भी जलाया गया और यहाँ पर पौधे तोड़े गए। और इस वक्त भी अगर मेरा कैमरामैन हारून नसीर आपको दिखा सके कि जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये पुलिस लाइन की तरफ जाने वाला ये रोड है जो आगे कंटेनर लगाकर बंद किया गया है। यहाँ पर पुलिस और एफसी की भारी नफरी जो है वो इस वक्त भी मौजूद है। जगह जगह पर टायर जो हैं वो जलाए गए थे और यहाँ पर कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए जो है वो आंसू गैस के शेल जो है वो भी यहाँ पर लाए गए थे। आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी जो पौधे हैं ग्रीन बेल्ट है उनको आग लगाई गई थी और जगह जगह टायर जो है वो जले हुए हैं और यहाँ पर पत्थरों का एक ढेर है जो कारकुनान की जानिब से पुलिस के ऊपर बरसाया गया था, बल्कि कारकुनान की जानिब से गंछे और छोटी छोटी जो रबड़ की गोलियाँ हैं वो भी लाई गई थी और हाथों से उनको भी बरसाया गया था। लेकिन ये जो जगह है जिस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये मैदान जंग बना हुआ था और यहाँ पर कई गाड़ियाँ जो है वो जलाई गई थी। यहाँ पर कई मोटरसाइकिल के निशानात जो है अभी मौजूद हैं जिनको जलाया गया था और यहाँ पर सुबह से जो है
वो सफाई का अमल जारी है। लेकिन इस वक्त भी ऐसा लग रहा है कि शाम होते ही आहिस्ता आहिस्ता कारकुनान जो है दोबारा से यहाँ जमा होंगे। लेकिन ये एक इस्लामाबाद की ये जो जगह है पुलिस लाइन का मैं जिक्र करती चलूँ, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो फैज़ाबाद की तरफ जाएँ, एक्सप्रेस हाईवे की तरफ जाएँ, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर भी कारकुनान जमा हुए थे। मेट्रो स्टेशन तक को आग लगाई गई थी। उसके साथ साथ जो सरकारी इमलाक हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया और कारकुनान का जहाँ पर जिस तरह बस चला वहाँ पर उन्होंने आग लगाई है, पथराव किए हैं, यहाँ तक कि गाड़ियों तक को भी तोड़ा गया है। और इस वक्त भी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर जो है पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। जगह जगह पुलिस एहलकार जो है वो अलर्ट खड़े हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कारकुनान दोबारा से जमा हो और दोबारा से कल वाले हालात जो हैं वो पेश हों। ठीक है सबा, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी, आप तफसीलात से हमें आगाह करी थी। अब बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल है इस पर मजीद बात करते हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। शेख साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम में। शेख साहब, ये जो हालात इस वक्त हैं, यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तोड़ फोड़ जो हुई है, जो सरकारी इमलाक का नुकसान पहुँचा है, जो शिद्दत हमें नजर आ रही है मुजाहिरों में, जिसकी वजह से मुल्क का नुकसान हुआ है, शेख साहब कैसे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? कौन लेकर जाएगा बेहतरी की तरफ? जो ले जा सकते हैं उनको आप अदालत के हाथों से उठा रहे हैं। अब देखें 10 आदमी 2 दिनों में मर गए हैं। 27 किलोमीटर की हुकूमत है, 3 थानों को आग लग चुकी है। मैं रात 1:13 पे सोया हूँ गोली खा के। मेरी गलियों में नारे लग रहे हैं। अब बताएं, मेरी डिप्रेशन का आपको अंदाजा है कि BBC ने भी कह दिया कि 8 बंदे मरे हैं। अमेरिकन खबर एजेंसियां तो बहुत ही खौफनाक नक्शा पेश कर रही हैं। आपने पाबंदी लगा दी है, सेंसरशिप है, तो फिर अफवाहों की जद में है। मुझे सुबह डॉक्टरों ने फोन किया जी कि आप गई हमारा बयान दें कि हम अस्पताल नहीं जा सकते, तो हमारे साथ क्या हो रहा है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि ये लोगों को कोई लीड नहीं कर रहा। ये लोग अपने मसाइल के मारे हुए लोग हैं। मुल्क जो है हमलों से नहीं टूटे। यूक्रेन अभी खत्म नहीं हुआ जी, रूस के और नेटो की सारी फोर्सेस और टैंकों और गोलों के बावजूद। और रूस टूटा इकोनॉमी की वजह से, उज्बेकिस्तान से लेके कजाकिस्तान से लेके किर्गिस्तान तक। सो पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है 20-25 दिन में। और ये हमारी फौज अजीम फौज है। मैं शहादती लोग हैं, मुजाहिद लोग हैं, पाकिस्तान के गाजी लोग हैं। इनको आप ला रहे हैं उन लोगों की हिफाजत के लिए जिनके लोटों की लिस्ट आइंदा 72 घंटे में आ जाएगी कि किसने कितने पैसे लिए। और अगर मैं शेख रशीद जो है, जो अपने निशान पे इलेक्शन लड़ता हूँ, 1 सीट की सियासत करता हूँ, अगर मैं अवाम की तर्जमानी ना करूँ तो मेरे घर के बाहर आप जितनी मर्जी सिक्योरिटी लगा दें, जो भी गुजरेगा वो सिक्योरिटी के लिए भी एक मसला होगा। तो आप इस बात को देखने की कोशिश करें कि ये 13 पार्टियां क्या चाहती हैं। नवाज शरीफ और सरदारी और फजल रहमान, इन्हें दस्ते शफकत जिनका चाहिए, उनको अंदाजा होना चाहिए कि इन गंदे सियासतदानों के साथ अवाम नहीं है। ये नाहल हैं, नालायक हैं, ये नाकाम हो गए हैं। ये अपने घरों के बाहर, अगर सियासतदान, मैं लाल हवेली से बाहर जाके नाश्ता सुबह करके आया हूँ, अगर मैं इस काबिल नहीं हूँ कि लोगों के थड़े पे जाके नाश्ता कर सकूँ, तो मेरी सियासत पे लानत है। और ये जो काम जी शेख साहब, लेकिन एक तरफ अगर देखा जाए अपना इदारा, अपनी फौज, और फिर एक जमात के लोग सड़कों पर निकलकर एहतजाज कर रहे हैं, उसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, पार्टी लीडरशिप की तरफ से क्यों कोई लाएअमल सामने नहीं आ रहा? रोका क्यों नहीं जा रहा वहां पर? देखें, इनकी भी कोई नहीं सुन रहा। हालात वहां है कि देखें, इन सब लोगों को आपने कहां से उठाया है? असद उमर को हाई कोर्ट से यात्रा से उठाया है, फवाद को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से उठाया है, शाह महमूद को पता नहीं उठाया, अगर उठाया तो कहां से उठाया है? बल्तिस्तान हाउस से कह रहे हैं उठाया है। अच्छा, तो ये लोग तो अवाम में नहीं है। मैंने तो एक बंदे का नाम नहीं सुना, एक बंदे का, एक मेरा भतीजा MLA है मेरे साथ, और एक इधर 2 सीटों की हमारी सियासत है, उस पर 3 ऐसी दफा कत्लो गारत की लगा दी है। वो तो लीडर बनेगा। वो हालात जो हैं वो उस जगह आप लेकर जा रहे हैं कि वापस नहीं आ सकते। शेख साहब, लेकिन इन लोगों को बाहर निकालने की तो तरीके इंसाफ है ना? इमरान खान साहब हैं, उनके बयानात हैं। नहीं है। वो कहते रहे शेख साहब के बाहर निकले, सोशल मीडिया पर कॉल देती, हमने खुद देखा है, सोशल मीडिया पर कॉल दी गई है लीडरशिप की तरफ से कि अवाम सड़कों पर आ जाए। ऑडियो लीक्स हमारे सामने। अब इसके बाद क्या कहेंगे आप? लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जलाओ करो, घेराव करो।
लेकिन शेख साहब जहां पर कानूनी रास्ता इख्तियार किया जा सकता था, आप लोग मेरे अगर मुझे भी जवाब देने दें तो जी शेख साहब आप खुद ही कर लेना, वरना तो फिर मैं नहीं शेख साहब आप जवाब दीजिए। ना अगर आप सवाल करने का हक रखती हैं बेटी, बिल्कुल बिल्कुल जी प्लीज कंटिन्यू। जी देखिए, गुजारिश ये है कि लोग अयूब खान के वक्त जब 6 नवंबर 1968 को ये अमीन और दूसरे लोग शहीद हो गए तो मुझे मेरे इलाके से कोई शिकस्त नहीं दे सकता, क्योंकि वो मेरी गली से शहीद हुए। लोगों ने फिर कभी वोट नहीं दिया इन लोगों को। और आज जो 10 जनाजे उठ गए हैं जिनके नाम सिर्फ लाहौर में 2 का मुझे 8 में पढ़ के दूंगा खामखा आपके सामने, ये किसको मार रहे हैं जी आप? ये आपके लोग हैं, ये अवाम है, ये पाकिस्तान का हिस्सा हैं। आप इनके मसाइल को, हम भी नाकाम थे, हमारे दौर में भी महंगाई थी, मैं चीखता था, लेकिन अल्लाह की शान है कि हम बच गए। ये तोता इनके सर पे गिर गया, इनको इक़्तिदार चाहिए था, अब ये निजात चाहते हैं। इस नैब के कानून में तो इमरान खान को कुछ नहीं होता जी। ये ऐसे ही समझ लें जैसे इन्होंने अपनी जान छुड़ा के नैब को बेजान किया, इसी तरह इमरान खान आप 10-14 दिनों में देखेंगे वो इस केस में तो बाहर होगा। ये चाहते हैं वो नायल हो जाए, वो खत्म हो जाए। अच्छा, आपको लगता है शेख साहब कि ये जो अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट, अच्छा अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट में आपको लगता है कि वो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन तोशा खान रेफरेंस में भी आपको यही लगता है सर? जो फर्द जुर्म आयद हो चुकी है कल की बात कर रहा हूँ, देखें आप। अच्छा, मैं दूसरे केस पे लाना चाह रहा था आपको। मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूँ, मैं नैब की बात कर रहा हूँ। नैब ठीक है, ये मैं आपको लिख कर देता हूँ, ठीक है, आपके सुबह के प्रोग्राम में कि शेख रशीद का ये बयान रिकॉर्ड कर लें कि जिस नैब को इन्होंने मौत की नजर किया, उस नैब से इमरान खान तो सजा नहीं हो सकता। अच्छा, नहीं हो सकती, ये आप दावा कर रहे हैं। हासिल करने का ये मतलब नहीं है कि आप 24 करोड़ लोगों को ही भेंट चढ़ा दें, बलि चढ़ा दें। सो बातचीत करें। मुफ्ती महमूद से भुट्टो ने बात की, और ये फौज अजीम फौज है, कभी अवाम पे गोली नहीं चलाएगी। मेरे सामने वो नजारा जब ब्रिगेडियर नियाज ने गोली नहीं चलाई लाहौर में, मेरे सामने और भी बहुत सारे नजारे हैं कि क्योंकि ये फौज जो है अब कोई रॉयल फौज, वो कोई जॉर्डन नहीं है, ये हम में से है। मेरे महल्ले में से 12-13 लड़के सुबह मोटरसाइकिलों पे GHQ जाते हैं। उनको क्या पता नहीं है कि महल्ले के हालात क्या हैं? जो छोटे यंग अफसर मेरे महल्ले से सुबह ड्यूटी पे जाते हैं, क्या रात उन्होंने 12-1 बजे ये नारे नहीं सुने कि गली में क्या लग रहे हैं, जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा। लेकिन अब मेरे कहे में हालात नहीं है। आपने मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा हालात की वजह से, और इन नाहल लोगों के पीछे उनको आप सिक्योरिटी दे रहे हैं। अगर मैंने अपना वोट बेचा हो तो लाल हवेली में मैं क्या बैठ सकता हूँ? मुझे रेंजर छोड़ के जो मर्जी ड्यूटी लगा दें, जो गुजरेगा वो तरह तरह की बातें करेगा, क्योंकि शेख साहब है ही बातें। शेख साहब, आपको नहीं लगता कि इसकी बुनियादी वजह इमरान खान साहब के जलसों में वो बयानियां है, वो जुमले हैं, वो लहजा है, वो इल्जामात हैं, वो नाम लेना है, जिसकी वजह से हालात यहाँ तक पहुंचे हैं? सारे चैनल एक ही इस बात पे अड़े हुए हैं, एक नाम लेने पे। इस पे आप मिट्टी डालें। फौज बहुत बड़ी है, एक आदमी की नहीं है। फौज बहुत बड़ी है, लातादाद इसके कोर हेडक्वार्टर है, लातादाद इसके कोर कमांडर हैं। ये हमारी फौज है, हमें जान से अजीज है। आप एक शख्स के नाम को हर चैनल दे के ये देने की कोशिश कर रहा है। आप उसकी भी तो सुने जिसको 2 दफा मारने की कोशिश की गई। क्या उसका हक नहीं है कि उसकी बात सुनी जाए? शेख साहब, इस वक्त चूंकि सर कि आप गलत कह रहे थे, ऐसा नहीं है शेख साहब। ये सवाल सिर्फ इसलिए हो रहा है चूंकि हालात यहाँ तक पहुंच गए। शेख साहब, आपके सामने आपने खुद जिक्र भी कर दिया, आप नारों का जिक्र भी कर रहे हैं, जो हमने पिंडी में देखा, जो हमने लाहौर में देखा, जो हमने पेशावर में देखा, हमने एम्बुलेंस चलते देखी, बस चलते देखी, इमारतों में घुसते देखा। इसलिए ये चैनल एक दिन ऐसा वक्त आ जाएगा, वही चैनल चलेगा जो एक मियाना रवि इख्तियार करेगा। अच्छा। वो चैनल जो हैं, फिर लोग, आपने इंटरनेट बंद कर दिया, लोगों ने कोई तरीका निकाल दिया, पता नहीं CPM कहते हैं कि VPM होता है, वो लगा दिया, लोग राब्ते में हैं। देखिए ना, लोगों साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि आप पाबंदी लगाते हैं, उसका ये नौजवान तोड़ निकाल लेते हैं। इनके साथ कुछ 70-80 साल बुढ़ा नहीं चल रहा, ये 20, 22, 18 साल, 25 साल के नौजवान है, ये गलियों मोहल्लों में निकल आए हैं। अच्छा शेख साहब, आखिर में सिर्फ एक बात, आपने कहा कि आपको लगता है कि 10, 15, 14 दिन में खान साहब बाहर आ जाएंगे। आपको लगता है कि चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, इस केस में बाहर आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा? क्या मुज़ाकरात होंगे? तक इनको बजट पेश करने के काबिल नहीं समझता। अच्छा, माल ही नहीं है, रिजर्व खत्म हो रहे हैं, इंपोर्ट नहीं हो रही, दुकानों पे गाहक नहीं है,
स्कूल बंद हैं, दुकानें, सारा एक कैमरा भेजें कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के गिर्द ये नए गेट क्यों बन रहे हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस ही बड़ा इंपॉर्टेंट है इस मुल्क में? क्या इस मुल्क में शहबाज शरीफ के घर के आगे जो ये बैंकर्स बनाए जा रहे हैं, इन्होंने अंदर छुपना है? क्या इन्होंने ये जो चौकों में गेट हंगामी बुनियादों पे बना रहे हैं, लगा रहे हैं? सो इनको अंदाजा है कि इनका खेल खत्म है। कितनी देर खेलना चाहें खेल लें जी, साल खेलना चाहता खेल ले। मुल्क तो सदियों सैकड़ों साल जिंदा रहते हैं और पाकिस्तान कुर्बानियों से बना है, ये जिंदा रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन शेख साहब कितनी कुर्बानी देगी पाकिस्तान की अवाम? कब तक कुर्बानी देगी? जब तक देखा है अवाम ने कुर्बानी दी है, अवाम ने कुर्बानी दी है। आपने मेरी बेटी कमाल बात कर दी है सुबह सुबह। अवाम तो इस मुल्क में पैदा कुर्बानी देने के लिए हुई है, अब भी गोलियां अवाम को लग रही हैं। हम तो जेलों में जाते हैं तो हमें दाल भी तड़के वाली मिलती है, टाइम से खाना मिलता है, बिजली भी टाइम से जाती है और आती है। ये गरीब अवाम है जिसके पास खाने को नहीं है, कब्र के पैसे नहीं है, स्कूल की फीस नहीं है, कारोबार नहीं है, कोई धंधा नहीं है। तो आपने ये सुबह सुबह बहुत ठीक बात की है कि कुर्बानी तो यही अवाम दे रही है और आप उसको गोलियां मार रहे हैं। और ये जो 10 लोग शहीद हुए हैं या 10 लोगों को जो गोलियां लगी हैं, ये लोग भी पाकिस्तानी हैं और जाहिर है अगर 10 अमवात हुई हैं तो जख्मियों की तादाद ज्यादा होगी। बिल्कुल ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा होगी, यकीनन 1000-2000 बंदे गिरफ्तार हो गए होंगे। क्या आप करने जा रहे हैं इस मुल्क के साथ जनाब? इस मुल्क को संभालें, ये मुल्क हाथ से निकल जाएगा और फिर और ये सब की जिम्मेदारी है, तमाम इदारों की, तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी है। शेख साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे और इससे मुतालिक हम कह रहे थे। और जो कि शेख साहब ने कहा कि नैब के जो कवानीन हैं उसमें लगता है उनको यही है कि इमरान खान साहब आइंदा 10, 15, 14 दिन में इस केस में बाहर आ जाएंगे। इस पर बात कर लेते हैं। माहिर कानून है, एनालिस्ट हैं, हैदर वहीद साहब ज्वाइन कर रहे हैं। हैदर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हैदर साहब, यूँ तो 2 अहम केसेस जिसमें ज़ाहिर है कल इमरान खान साहब को पेश किया गया, एक अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस और एक जो दूसरा केस जिसमें उन फर्द जुर्म आयद किया गया है तोशा खाना रेफरेंस। मैं पहले केस पर आपसे राय लेना चाहूँगा। उस केस में क्या लगता है आपको? चूँकि पीटीआई तो यही कहती है कि उस केस में कोई सब्सटेंस नहीं है, वो रिहा हो जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो हमें नज़र आ रहा है जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से केस को परस्यू किया जा रहा है, लगता है कि मुश्किलात बढ़ सकती हैं पीटीआई के लिए। तो पहले अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में क्या नज़र आ रहा है आपको, सिर्फ उस पर राय दीजिएगा। देखें, केस तो अभी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे है। इस पे मुझे ताज्जुब है कि इमरान खान साहब ने बेल करवाई नहीं थी, क्योंकि अब कुछ अरसे से ये इंक्वायरी खुली भी थी और इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो चुकी थी और उन्हें जाहिर है इस केस का पता था कि ये जख्म एक खुला हुआ है। तो मुझे ताज्जुब है कि उन्होंने बेल पहले से क्यों नहीं करवाई है, इस केस को चैलेंज क्यों नहीं किया। ये उस किस्म का केस है, बुनियादी तौर पे 190 जो भी अमाउंट है, मिलियन बिलियन, वो कहाँ से मलिक रियाज साहब के पास किस तरह पहुंच गया, और ये करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से क्योंकि केस है और क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे ये कहना तो कबल अज़ वक्त होगा कि ये कितना स्ट्रॉन्ग केस है, बट जवाब तलब तो जरूर है, इतना तो हम कह सकते हैं। बिल्कुल है। और ये केस जो है इसके हवाले से खान साहब को जवाब देना पड़ेगा। क्या जवाबदही में हम वो कुछ पॉलिटिकल अज़ाइम भी देखते हैं कि अचीव हो जाएंगे? नजर कुछ यही आ रहा है कि अब एक प्रेमिसेस से उन्हें अगर अरेस्ट किया जाता है, रेंजर्स उन्हें अरेस्ट करते हैं और जिस पस मंजर में करते हैं और फिर उसके बाद जिस तरह बाकी लीडरशिप को भी अरेस्ट किया जाता है, तो जाहिर है सेक्शन 144 की इज्जत में तो नहीं किया जा रहा। तो ये बड़ा क्लियर है कि इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस में जो है, अगर हम इफ हिस्ट्री इज एनी गाइड, तो फिर तो बड़ा ऑब्वियस है कि खान साहब डिस्क्वालीफाई होंगे, जेल में होंगे, उनकी पार्टी टूट जाए, इलेक्शन हार जाएंगे। क्या इस दफा मामलात मुख्तलिफ हो सकते हैं बनिस्बत 90s के और जो मियाँ साहब के साथ हुआ? कुछ शवाहिद इस तरफ इशारा करते हैं, लेकिन आई डोंट नो इफ दैट विल बी इनफ। ठीक है, खान साहब को निकाले जाने के बाद एक रेजिस्टेंस सामने जरूर आई है, लेकिन इज इट इनफ? बिकॉज अभी तक तो हमने यही देखा है कि बाय इलेक्शन और जो है वो जलसे अपनी जगह जो कि कामयाब रहे हैं, लेकिन जहाँ रेजिस्टेंस आई है, आंसू गैस और लाठी चार्ज हुआ है, तो वहां पे पीटीआई उस तरह से मुकाबला अभी तक करने से कासिर नजर आई है। क्योंकि यहाँ पे तो देखें ना, आइन से तो अब इलेक्शन नहीं मिलने, इनको तो जाके सड़कों पे इलेक्शन लेने होंगे और लीडरशिप यहीं पर जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं, शेलिंग का जिक्र कर रहे हैं, मुकाबले की बात कर रहे हैं, तो अमन व अमान की संगीन सूरत हाल पैदा हो चुकी है। आपको क्या लगता है, हुकूमत इस पर काबू पा सकेगी या फिर मामला मजीद संगीन हो सकता है? देखिए, अगेन हिस्ट्री इज एनी गाइड, तो मेरे ख्याल से काबू पा सकेगी। क्या इस दफा चीजें डिफरेंट हैं पाकिस्तान के 75 सालों से? आई डोंट नो इफ दे आर डिफरेंट इनफ। कुछ चीजें तो हैं डिफरेंट,
लेकिन आर दे डिफरेंट इनफ? एक तो पंजाब में हो रहा है, लाहौर में हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। और ये एक बड़ी ताज्जुब वाली बात थी मेरे लिए कि इवन तो हमें बताया जाता था कि पंजाब में एक सेंटिमेंट जो है वो एंटी स्टैब्लिशमेंट हो गया है खान साहब की वजह से, लेकिन उसको फिर अपनी आंखों के सामने जिस तरह हमने देखा कि गम और गुस्से की जो अटेंशन फोकस वो सिंगुलरली इतना ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ था, दैट डिड सरप्राइज मी। आपने नहीं देखा कि कोई मॉडल टाउन या जरदारी हाउस की तरफ गया या उन लोगों को गालियां दी, तो ये मेरे लिए जरा थोड़ा सरप्राइजिंग था। इसमें अगर पीटीआई लीडरशिप की बात की जाए, क्या उनका रोल नहीं बनता था? क्या वो जिम्मेदार हैं इस सबके? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि खान साहब तो बड़ा क्लियरली बहुत अरसे से आप कह रहे हैं कि उनके रास्ते में एस्टैब्लिशमेंट है और वो नाम लेते हैं। वो तो कहते हैं मैं तो बाकी लोगों से बात ही नहीं करूंगा क्योंकि वो रेलेवेंट ही नहीं है, तो वो तो खुद ही कह चुके हैं कि उनके राइवल या उनका दुश्मन कौन है। तो इसमें तो कोई सोचने की देयर नो प्राइजेस फॉर गेसिंग दिस वन, यू नो दैट दिस इज अ वेरी ऑब्वियस वन। तो ये तो बड़ा उन्होंने खुद ही क्लियर कर दिया था, और आगे से जो रद्द अमल आया है वो मजीद अंडरस्कोर करता है इस चीज को। फिर जो खान साहब के सपोर्टर्स की तरफ से हुआ वो इसको अंडरस्कोर करता है, आईएसपीआर की तरफ से जो बयान आया वो इसको अंडरस्कोर करता है। तो अब तो मतलब कोई मतलब अंधे के लिए भी बहुत वाजे है कि ये एक्चुअली बैटल है कि किसके माबैन। इसमें बेनिफिशरी जरूर पीएमएल नून हो सकती है, लेकिन असल बैटल तो ये वही, क्योंकि आज अगर एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस हुकूमत का साथ ना दे तो खान साहब को भी पता है कि ये हुकूमत गिर जाएगी, एमक्यूएम इधर चली जाएगी या पीपल्स पार्टी हल्की पड़ जाएगी या 4 लोग इधर या 4 लोग उधर हो जाएंगे, वो तो एक बहुत डिफरेंट सिनारियो हो जाएगा। लेकिन खान साहब पे रेड लाइन है। खान साहब पे जो रेड लाइन है वो इसलिए है क्योंकि खान साहब के हवाले से खान साहब ने खुद दिखाया अपने टेन्योर में कि वो एसी निकालते हैं, वो लोगों को रुलाते हैं। उन्होंने बड़ा क्लियर नजर आता है कि वो कहीं ना कहीं आला ओहदों के हवाले से भी टिंकर करेंगे, अपने सियासी मुखालफीन के साथ वो कुछ करेंगे जो शायद पिछली दफा भी उन्होंने नहीं किया। और ये वो एप्रीहेंशंस हैं जिसकी वजह से उन पे एक रेड लाइन है। ना सिर्फ ये कि वो इलेक्शन आज शायद जीत जाएं, बल्कि ये भी कि वो जीतने के बाद करेंगे क्या। और लिहाजा मेरे ख्याल से इस वक्त तो इलेक्शन मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वन थिंग दैट इज आल्सो अगेन डिफरेंट, मैंने कहा 2-3 डिफरेंसेस हैं जी। मियां साहब को 13 जून को अरेस्ट करके, उन्हें बैलेट से महरूम करके, उन्हें कैंपेनिंग से महरूम करके, जेल में डाल के, उनकी पार्टी को सदन पंजाब में तोड़ के उनको इलेक्शन हरवाया गया, खान साहब को सिलेक्ट किया गया, वहां इलेक्शन 1.5 माह में करा दिए गए। यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि सेम सिनारियो, यहाँ तो बैलेट वो दे नहीं सकते अभी। तो मेरा नहीं ख्याल के कुछ डिफरेंसेस हैं, बट आज दीज डिफरेंसेस गोइंग टू बी एनफ रिमेन्स टू बी सीन, बट आई डाउट इट। आई थिंक इवेंचुअली जब तक बैलेट देखें इमरान खान की ये जिन डिफरेंसेस का जिक्र कर रहे हैं हैदर साहब आप, वो डिफरेंसेस कब तक सामने आ सकते हैं कि वो दे वर एनफ टू कंट्रोल द सिचुएशन? वो कब तक सामने आ सकते हैं? आपने खुद कहा कि इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे आपको। दैट्स नॉट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज आर दे इनफ फॉर आर दे इनफ, ऑफ कोर्स। आर दे इनफ कि हम हिस्ट्री से डिविएट करेंगे? क्योंकि आज तक तो यही हुआ है कि व्हेन यू गेट बूटेड आउट देन आर यू स्किप अ टर्न। फिर आपको जो है नाक रगड़नी पड़ती है, डील करनी पड़ती है, बूट पॉलिश करनी पड़ती है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, रोना पड़ता है, मरना पड़ता है। तो खान साहब चाह रहे हैं ये सारी चीजें स्किप करके वो पावर में आ जाएं। पार्शियली उन्होंने पंजाब लेके कुछ डिस्टर्ब किया था इस इक्वेशन को दैट वी आर यूज्ड टू, लाइक द 90s। मियां साहब गलत कैलकुलेशन रही सर इमरान खान साहब की, हर मामले पे गलत कैलकुलेशन की। देखिए, खान साहब को ये पता था कि ये होगा, इतना अहमद तो कोई भी नहीं हो सकता कि उसे ना पता हो कि ये सब कुछ होगा, बल्कि वो खुद भी इस चीज नहीं, जो प्रेशर डालना चाह रहे थे कि पंजाब असेंबली तहलील कर देंगे, केपी तहलील कर देंगे, प्रेशर बिल्ट हो जाएगा, इंतखाबात की तरफ शायद मामला जाएगा, तो वो कैलकुलेशन गलत साबित हुई। देखिए, मेरा नहीं ख्याल बिल्कुल भी गलत नहीं थी। मेरे ख्याल से बात सही, बात ये है कि खान साहब को इसी चीज का सामना होना था और उन्होंने चूज किया कि ये सामना उन्हें इस वक्त हो बनिस्बत अक्टूबर के या अगस्त के। उनकी ये प्रेफरेंस थी कि ये जो होना ही है मेरे साथ, वो मैं आज हैंडल करने की पोजीशन में बेहतर हूं बनिस्बत उस वक्त हूँ जिसकी आई थिंक, मुझे नहीं पता उनके जहन में कोई तैनाती है, कोई उस वक्त ये होगा, कोई इस पोजीशन पे होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात है कि खान साहब ने कुछ डिफरेंसेस तो दिखाए हैं, बट ओवरऑल नजर यही आता है कि जिस तरह का अब उन्हें मुकाबला है, सामना है
पीटीआई उसमें कामयाब होती मुझे नजर नहीं आ रही। और अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है हैदर भाई साहब, आपको लगता है कि पीटीआई इस सारी सूरत हाल में आपको कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही। अब आपको लेकर पेशावर, जहां पर कल भी सूरत हाल बहुत संगीन थी, अमनो अमान की सूरत हाल हम सबके सामने, चाहे किला बलासर के बाहर फायरिंग हो, वो चाहे एम्बुलेंस को रोकना हो, वो चाहे मुख्तलिफ जगहों से जो रिपोर्ट्स आ रही थी जिस तरह रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग, तो इस सारे मामले पर तो हमने निगाह रखी है। लेकिन आज सुबह कैसे ये जाना बड़ा अहम है। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर शहजादा फहद इस वक्त मौजूद हैं। जी फहद, आप इस वक्त पेशावर के किस इलाके में मौजूद हैं और इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है? जी सबीन, मैं इस वक्त पेशावर असम्बली चौक में मौजूद हूँ और सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त जो है पुलिस की जो भारी सिक्योरिटी है, रेड जोन का एरिया जहाँ पर कल भी रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को नजर आतिश किया गया है, इसके साथ यहाँ हंगामाराई 2 रोज़ से जारी है। तो पुलिस की जो भारी नफरी है आज यहाँ पर तलब की गई है। इसके साथ साथ APCs जो हैं उसको भी तलब किया गया है। पुलिस इस वक्त अलर्ट है। ताहम जो मुश्तइल मुजाहिरीन है वो हुजूम इस वक्त ताहाल जमा नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि हश्त नगरी के मकाम पर चंद मुजाहिरीन जो है वो जमा हो रहे हैं। कल जो 11 बजे के बाद ही मुजाहिरीन की जो तादाद थी उसमें इजाफा हुआ है। आज जो तादाद है काफ़ी कम नज़र आ रही है। बाज़ारों की बात करें तो बाज़ार इस वक्त खुले हैं, ताहम ख़रीदार नहीं है। निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल वो सब बंद है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ भी बंद है। BRT को हिफाजती इक़दाम की वजह से BRT सर्विस भी बंद की गई है। इस वक्त सिक्योरिटी जो सूरत हाल है पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की नफरी तैनात की गई है और सूरत हाल इस वक्त काफ़ी कशीदा नज़र आ रही है। ठीक है, शहजादा फहद साथ मौजूद थे और वहाँ के जो हालात हैं, वहाँ के हाल है, उससे मुतालिक हमें अपडेट कर रहे थे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने लाहौर का जिक्र भी किया था, हमने पेशावर का जिक्र भी किया था, हमने इस्लामाबाद का जिक्र भी किया था। इस वक्त हालात क्या हैं वो आप सबके सामने हैं। जब हम जिम्मेदारी की बात करते हैं तो ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले पर जिम्मेदार है, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हम बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है ये बड़ा देखा जा रहा है कि PTI की तरफ से रोकने की कितनी कोशिश की जा रही है, चूंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि ऐसी भी कोशिश नजर नहीं आ रही। लेकिन इस वक्त जो मुल्क में अमनो अमान की सिचुएशन है वहाँ पर हुकूमत वक्त की अगर हम बात करें तो उसकी जिम्मेदारी आयद होती है कि अमनो अमान को कायम रखा जाए। इस हवाले से क्या हो रहा है, इस पर बात कर लेते हैं। ज़रा इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा कमर जमान कारा साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करें। कारा साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। कारा साहब, इस वक्त जो हालात हैं, जब PTI से सवाल करें वो कहते हैं जी कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, ये जो क्राउड है ये खुद से कर रहा है, ये जो तोड़फोड़ हो रही है वो खुद से कर रहे हैं, हमने नहीं कहा। लेकिन ऑडियो लीक्स उनके इन दावों के बरक्स सामने आ रही हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी PTI पर, लीडरशिप पर आयद होती है आज के इन हालात पर, जो तोड़फोड़ हुई, जो जलाओ घेराव हुआ? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो ऑडियो लीक्स भी आपके सामने हैं और जी ये भी है कि जब तक लीडरशिप चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं करती, मैनेज नहीं करती, क्राउड अपने तौर पे तो ये काम नहीं करते। और अगर लीडरशिप क्राउड को मैनेज नहीं कर सकती तो फिर क्राउड इकट्ठे नहीं किए जाते। ये एक बेसिक फैक्टर होता है, एहतजाज अपना हक होता है। और अगर वो इतना बड़ा ये इस तरह का क्राउड, वायलेंट क्राउड इकट्ठा कर लेते हैं और उनको कहते हैं कि पल पड़ो, और फिर आप उनको काबू बाद में नहीं कर सकते, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मॉब तो फिर जब एक तरफ किसी रुख से कर लेता है तो फिर उसको रोकना मुमकिन नहीं रहता। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है जी कि मुल्क के अंदर चंद लोगों ने, देखिए ना, पूरे मुल्क के अंदर चंद 100 या चंद हजार लोग, मुख्तलिफ जगहों पे तो सैकड़ों में भी नहीं थे, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पे सैकड़ों में थे, चंद एक जगह पे 1000-2000 लोग भी होंगे। इतने लोगों ने पूरे मुल्क के अंदर एक पैनिक कर दिया है, इतना खौफनाक किस्म का माहौल क्रिएट कर दिया। कायरा साहब, लेकिन यहीं पर अगर देखा जाए तो अगर लीडरशिप के कहने पे ये लोग बाहर आए और उन्हीं की बात सुनेंगे, लेकिन लीडरशिप को तो गिरफ्तार किया जा रहा है, मेन लीडरशिप तो गिरफ्तार होगी, अब इनको कौन रोकेगा? अब हुकूमत के पास कोई सोल्यूशन है इसका? देखिए, लीडरशिप को तो उनके अपने अफाल की वजह से गिरफ्तार किया जाएगा। वो जो कानून के ज़ाब्ते हैं उसके जरिए, उसके तहत ही गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तारी कोई मुनासिब और अच्छा रास्ता तो नहीं होती, लेकिन ये मजबूरी होती है। रही बात रोकना, तो रोकना कानून में है, रोका जाएगा, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, रोका जाएगा। अच्छा, यानी कारा साहब, अगर रोका जाए पे आप इतना श्योर हैं तो क्या लगता है आपको, 1 दिन 2 दिन, कब तक हालात बेहतर हो सकते हैं? क्योंकि आज भी सब बेहतर तो नहीं है। मेरा ख्याल है 1 आध दिन में हालात नॉर्मल बेहतर हो जाएंगे। कारा साहब, एक मामला और भी,
सुप्रीम कोर्ट में मामला था, ज़रा इलेक्शन से मुतालिक बात हो रही थी, उसी पर चूँकि डेडलॉक था। मुज़ाकरात का आगाज़ होता है, एक उम्मीद बन जाती है कि मुज़ाकरात होंगे, सियासी जमातें हैं, मुल्क में जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए जमातें ही ज़रा आगे रोल प्ले करती हैं। ये अचानक क्या हुआ कायरा साहब? गिरफ्तारी, उसके बाद तशद्दुद वाक़यात सामने आना, ये अचानक से क्या हुआ? पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा पीछे जाइए और ये सोचिए कि वो कौन है जो कहता है कि मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा, मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं इनकी तरफ देखूंगा नहीं, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, वो कौन है? और फिर आपने ठीक कहा कि मुज़ाकरात कबल को सुप्रीम कोर्ट के कहने पर तो शुरू नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट से बहुत पहले हमने पीपल्स पार्टी के तौर पे हमने अपने इत्तेहादी जमात बात पे कायल करना शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट में जरा जल्दी हो गई, तेजी हो गई, वरना हमारा जो तरीकाकार सियासी होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि सियासी मामलात में अदालतों को नहीं आना चाहिए। सियासी तरीकाकार ये है कि हम पहले अपने साथियों को राजी करते, उनको कूल डाउन करते कि भाई मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। भले इमरान खान ने बहुत ज्यादती की है, उन्होंने बहुत तलखी की है, उन्होंने बहुत ह्यूमिलेट किया है लोगों को, लेकिन फिर भी हमें मुज़ाकरात, अगर हम उनको कायल करके आगे बढ़ते तो ये हमारे लिए बहुत आसान होता। फिर हम खान साहब की तरफ जाते। जब अदालत ने कहा कि आप मुज़ाकरात करें और अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो रास्ता निकल आएगा, वरना यही डेट है, और उसी डेट पे खान साहब इसरार कर रहे हैं, और अगर उसी डेट पे खान का इसरार है और अदालत भी कह रही है, तो फिर मुज़ाकरात में हमारी बात कैसे मानेंगे? उनको तो पता है कि उनका मुतालबा दूसरी तरफ से माना हुआ है, यानी कोर्ट ऑर्डर उनके हक में आया हुआ है। लिहाजा इस पे मुज़ाकरात शुरू हुए और सारी कौम को हम बता चुके, बार बार बता चुके कि मुज़ाकरात के 3 दौर, 2 दौरों में चलते चलते ये बात, वो पीटीआई कह रही थी कि 14 मई को से पहले असेंबली डिसॉल्व करके इलेक्शन की तारीख दे। हम कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने जो 8 अक्टूबर की डेट दी हुई है उसके मुताबिक इलेक्शन की तरफ चले। इसके दरमियान गुफ्तगू शुरू हुई और अल्टीमेटली इस बात पे नैरो डाउन हो गई, यानी इस बात पे तकरीबन इत्तेफाक हो गया कि बजट के बाद तहलील कर देंगे। तो पीटीआई कह रही थी कि बजट के बाद फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, और हम कह रहे थे कि बजट के बाद थोड़ा सा टाइम होता है स्टेबलाइजेशन का, वो करके हम 4th वीक में करेंगे। ये सेकंड सेशन की बात है। थर्ड सेशन में अमकान ये था, तवक्को ये की जा रही थी कि बाकी जब मामला तय हो गए हैं तो अब सिर्फ डेट रह गई, यानी जुलाई के अंदर असेंबली डिसॉल्व करने की, इलेक्शन डेट की नहीं। सो इसके ऊपर किसी मिड में, यानी 15, 16, 12, 14, 18 इस डेट के अंदर बात हो जाएगी। उस दिन जब तीसरा दौर होना था, सुबह खान साहब ने कहा कि अगर 14 तारीख को तक ये असेंबली डिसॉल्व करती है हुकूमत तो आप बात करें, वरना छोड़ के आ जाएं। यानी उन्होंने मुज़ाकरात के कतई का ऐलान कर दिया। इन हालात में क्या किया जाए? मुज़ाकरात तो हम कर रहे थे, नेक नीयती से कर रहे थे, हम जुलाई में असेंबली डिसॉल्व करने पे राजी थे जी। अब डेट का था, उसके ऊपर अगर उन्होंने ये कर दिया अनफॉर्चुनेटली। अब उनकी गिरफ्तारी देखें, नैब में बार बार उनको नोटिस दिए जा रहे हैं, अदालतें उनको बुलाती हैं, पुलिस उनको गिरफ्तारी के लिए जाती है या उनको नोटिस समन करने के लिए जाती है, पुलिस के ऊपर हमले हो जाते हैं। वो अपने आप को अबदला, उनकी जमात कहती है उनको हाथ लगाया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, हम मुल्क में आग लगा देंगे। भाई अगर कोई बंदा कानून को रिक्वायर्ड है, चाहे इस मुल्क के बाकी लीडर जायज या नाजायज जैसे भी हुए, वो बाद में साबित हुआ कि उनके खिलाफ सियासी इंतकाम था, लेकिन वो पेश होते रहे, वो अदालतों में, वो कानून के सामने पेश हुए, नैब ने बुलाया, नैब में पेश हुए, गिरफ्तारी का वक्त आया, गिरफ्तार हुए। क्या इस तरह होता है कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको ना नैब, यही नैब है ना जो आप कहते थे कि नैब के पास जाए, अदालतों के पास जाए। अब आपको अगर नैब बुला रही है तो आप नैब की बात सुन लेते। कायरा साहब, लेकिन अभी जो सूरत हाल बन चुकी है, इसमें अवाम का कितना नुकसान हो रहा है, मुल्क का कितना नुकसान हो रहा है? जिस तरह देखे, एक डेली वेजर है, दिहाड़ीदार मजदूर, सारे कारोबार बंद हो चुके हैं, स्कूल बंद है, इंटरनेट जो है उसकी सहूलत मुअत्तल हो चुकी है, मुल्क के डिफॉल्ट होने की बात हो रही है। क्या लाएमल है हुकूमत का? नहीं रुकिए, कौन से कारोबार बंद हो गए? आइए मैं आपको इस्लामाबाद ले चलता हूँ, पिंडी ले चलता हूँ, लाहौर ले चलता हूँ, सारे मुल्क में कहाँ बाजार बंद हो गए? कायरा साहब यही बात कल मरियम औरंगजेब साहिबा से जब बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि मुल्क में हालात बिल्कुल काबू में हैं, कोई मसला नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। लेकिन उसी टाइम पर कल अगर देखा जाए फौज तैनात कर जी कायरा साहब बताइए। ये तरीका नहीं होता। मैंने अभी बात शुरू की तो हमने मुझे जी प्लीज।
प्लीज कंटिन्यू। हम ये नहीं कह रहे कि मुल्क में सब अच्छा है, ठीक है, मुल्क में बिल्कुल हंगामे हुए हैं, मुल्क में बिल्कुल बलवे हुए हैं, मुल्क में जलाओ घेराव हुआ है और ये प्लान काले हुई है, ये बात दुरुस्त है, तो कोई शक नहीं है। मुल्क में पुलिस के लोग जख्मी हैं, 100-150 पुलिस वाले जख्मी हैं, सरकारी इमारतें जलाई गई हैं, गाड़ियां जलाई गई हैं, वायलेंट क्राउड्स है, लेकिन इससे इसका मतलब खुदा न खास्ता ये भी नहीं है कि कुछ पूरा मुल्क में लाखों लोग सड़कों पे आ गए हैं और पता नहीं कोई ऐसा हंगामा हो गया है कि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। नहीं, पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि इस तरह के वायलेंस का कोई फायदा नहीं, हमेशा मुल्क का नुकसान पे होता है। हाँ, कुछ जगहों पे ऐसा वायलेंस जरूर हुआ जिससे वहां लोकली कारोबार जरूर रुके, लेकिन उसको ये इंटरप्रेट करना कि कारोबार बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, लोगों को रोजगार, ठीक है। और इसमें आप ये कह रहे हैं कि आपको हालात 1-2 दिन में बेहतर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार। सर बहुत शुक्रिया। सर कल ISPR का बयान बहुत अहम है, जिस तरह कहा गया है कि फौज ने इंतहाई तहम्मुल का, बुर्दबारी का मुजाहरा किया है और एक साजिश का जिक्र किया है। ये साजिश थी कि अवाम और फौज आमने सामने आ जाए, लेकिन इस साजिश को फौज के बेहतरीन रद्द-ए-अमल ने नाकाम बनाया है। सर मैं चाहता हूँ आपका रिस्पॉन्स इस पर कि इस वक्त हालात किस तरफ को जाते नजर आ रहे हैं। चूंकि अगर हम PTI लीडरशिप को देखें वो गिरफ्तार है, जो क्राउड है लीडर लेस है, लेकिन वो समझ नहीं आ रही कि किस तरह से काबू में आएगा। देखें, इसमें 2-3 बातें हैं। नंबर 1 जी कि आर्मी का जो एक इंप्रेशन क्रिएट हुआ है कि जी शायद वो किसी एक पार्टी के खिलाफ है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, दे आर नॉट अगेंस्ट एनी पार्टी, दे आर सर्टेन पीपल हु हैव अ विशियस प्लान और एजेंडा जिसको लेके वो चल रहे हैं और जिससे की वजह से वो इतना ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, लोगों को उकसाया गया है, उनको एक नैरेटिव की तरफ बिल्ड लेके दिया गया है, ये समझाने की बात है। सेकंड के आपके सामने आर्मी ने बड़ा रिस्ट्रेन शो किया है, बहुत मेच्योरिटी दिखाई है, प्रोफेशनल हैंडलिंग की है, ताकि कहीं खुदा ना खास्ता जो कि दुश्मन का नैरेटिव है कि फ़ौज और अवाम को आपस में लड़ा दो, तो उसको अवॉइड किया। ये एक बहुत ज़रूरी बात है। लेकिन देन पीपल हैव आइडेंटिफाइड, अभी उनको आइडेंटिफाई कर लिए CCTV से, और आप जो इस चाल दिला रहे थे, जो इसमें इन्वॉल्व थे, उन लोगों को पकड़ा जाएगा, उनको सजा भी दी जाएगी। लेकिन बात यह है कि इस वक्त मुझे समझ नहीं आती कि PTI लीडरशिप को चाहिए कि आप सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप PMLN की तरफ रुख क्यों नहीं कर रहे हैं, PDM की रुख की तरफ क्यों नहीं कर रहे हैं, उनकी लीडरशिप की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, उनके घरों की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं। आपको जो एक सियासी लड़ाई है सियासी तरीके से लड़नी चाहिए। आर्मी अगर तो बैठे साइड पर और आप अपना फैसला खुद करें, खुद ब खुद वो आपके साथ डायलॉग पे बैठ जाएंगे, एंड आर्मी इज़ देयर टू हेल्प यू। लेकिन अगर कन्फ्रंटेशन ही आप आर्मी से शुरू कर देंगे तो कब तक वो वेट करेंगे, कब तक खामोश रहेंगे। दिस सिचुएशन इज़ वेरी सीरियस। ये अब हमारी PTI की जो लीडरशिप है उनको समझना चाहिए, उनको अपना वीडियो पैगाम में IPL के डालना चाहिए कि जी हमने तोड़ फोड़ नहीं करनी, हमने पीसफुल रखना है। और फिर इसके साथ भी पंजाब गवर्नमेंट और जो है फेडरल गवर्नमेंट, इनका जो रोल है बहुत डिवियस है। दैट आई ऑलवेज से। बात ये कि अगर कैंटोनमेंट में आने से पहले पुलिस और रेंजर ने क्यों नहीं रोका उनको, फौज तो सामने नहीं आएगी। अब ये कोर कमांडर घर जला था, पुलिस और रेंजर्स क्या कर रही थी। जब इनकी रैलियाँ निकलती हैं PTI की, तो आप इतनी ब्रूटल फोर्स इस्तेमाल करते हैं, लोगों को घरों से उठा लेते हैं, आप जो जुल्म तशद्दुद करते हैं। तो आपने यहाँ तो बड़े तमाशे बन के खड़े हुए थे। व्हाई डिड यू अलाउ टू हैपन दिस? इसलिए कि वो चाह रहे हैं कि ये बेनिफिशियरी देखें। इस पर तो हारिस नवाज साहब जो कि IG पंजाब साहब ने स्टेटमेंट भी दी है, उन्होंने ये खुद कहा है कि हमारे भी ज़ाहिर अफसरान ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन बहरहाल जो हालात हैं आपने खुद कहा कि बड़े सीरियस हैं, उसमें PTI लीडरशिप की ये जो इस वक्त मौजूद हैं, ज़ाहिर कुछ तो गिरफ्तार हैं, उनकी जिम्मेदारी इस मॉब को कंट्रोल करे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के अलकादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तारी के बाद जो मुल्की सियासत में पैदा होने वाली कशीदगी है, इसने मुश्किलात की शिकार मईशत को शदीद मुतासर किया है। 2 रोज़ से हम क्या देख रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद से हम क्या देख रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो, वहाँ पर 455 पॉइंट्स की बड़ी कमी आई, और फिर ये रुझान गुज़श्ता रोज़ भी नजर आया, जब 100 इंडेक्स 173 पॉइंट्स की कमी के साथ 41,200 पॉइंट्स पर आकर आज कुछ बेहतर परफॉर्म कर रही है हमारी स्टॉक मार्केट। लेकिन डॉलर की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सदा 290 रुपये 22 पैसे तक पहुंच गई। सोने की फी तोला कीमत में भी रिकॉर्ड देखा गया, 2,40,000 रुपये हो चुकी है। मईशत की ये परेशान कुन सूरत इस पर बात करेंगे। मारूफ इकोनॉमिस्ट खुर्रम शहजाद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जानना चाह रहे हैं सर कि इस वक्त जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से ये हो रहा है स्टॉक मार्केट में, और डॉलर को हम देख रहे हैं और सोने की कीमत देख रहे हैं, जाके जो IMF की डील नहीं हुई उसकी वजह से ये इंपैक्ट आ रहा है।
देखें, अस्सलाम वालेकुम। पहली बात यह है कि आपका पॉइंट, ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, यही ऑफ कोर्स एक बड़ा ड्राइवर है इस तरह के ऐसे जब जब कीमतें ऊपर जाती हैं उनका। मिसाल के तौर पे जब भी बहुत ज़्यादा किसी भी इकोनॉमी में रिस्क बढ़ता है या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के थ्रू कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जी अब हो सकता है आगे अनसर्टन सूरत हाल हो, गैर यकीनी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए, गैर यकीनी की सूरत हाल ज़्यादा बढ़ जाए, तो डेफिनेटली उसमें दो चीज़ें बढ़ती हैं। या तो लोग डॉलर की तरफ जाते हैं या फिर लोग जो है गोल्ड की तरफ जाते हैं। तो ये हमने देखा है कल 2 दिन में पिछले कि डॉलर की कीमत में भी इजाफा हुआ है और गोल्ड की कीमत में भी इजाफा हुआ है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि और कोई एसेट जो है वो शायद इतना ज़्यादा ना सेफ हेवन की तरह एक्ट कर सके जैसे कि गोल्ड करता है ज़्यादातर। क्योंकि आपने देखा होगा जो गोल्ड होता है, 2008 का क्राइसिस देखें या अभी रिसेंट कोविड की आप बात करें, ज़्यादातर जो है वो जो पैसा जाता है वो फिर ऐसे ही एसेट्स पे जाता है जो कि सेफ हेवंस कहलाते हैं। तो डेफिनेटली गोल्ड लोगों की जो है प्रायोरिटी होती है, और क्योंकि महंगाई में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है तो लोगों की जो क़ुव्वत खरीद है वो बहुत कम होती जा रही है। वो अफोर्डेबिलिटी जो है वो नहीं रही जो पिछले 2 साल में थी, 4 साल में थी या 10 साल में थी। तो एक बड़ा रीज़न ये होता है जिसकी वजह से आपको गोल्ड की प्राइस में खास तौर पर इजाफा नजर आता है। तो डेफिनेटली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जी हर किसी भी इकोनॉमी को जो है वो ड्राइव करती है। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आपको इस तरह की जो है वो अनसर्टन हाल मार्केट्स में भी नजर आएगी। तो स्टॉक मार्केट में भी आपने देखा है कि इन्वेस्टर जो है वहाँ पे उन्होंने सेलिंग की पिछले 2 दिन में। आज थोड़ी सी स्टेबिलिटी है, बट जैसे जैसे सूरत क्लियर होगी फिर आप देखेंगे कि थोड़ी स्टेबिलिटी मार्केट्स में भी नजर आएगी। खुर्रम साहब, अभी डिफॉल्ट की बातें दोबारा से शुरू हो गई है। कुछ अर्सा पहले भी बात हो रही थी मुल्क डिफॉल्ट करने लगे, लेकिन उसके बाद कहा गया कि नहीं, डिफॉल्ट के खदशात खत्म हो चुके हैं। लेकिन अभी दोबारा कहा जा रहा है कि डिफॉल्ट का खदशा है। ये खदशा किस हद तक है? नहीं देखें, फिर वही बात है, डिफॉल्ट की जो बात है ना, उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो हम जनरल एक बात करते हैं कि जी कंट्री के पास पैसे नहीं है वापस देने के लिए, तो और कम है इनफैक्ट डॉलर्स जो वापस हम कर्जों की अदायगी हमने करनी है, बैरूनी कर्जों की अदायगियाँ। देखिए जून तो हम कंफर्टेबल हैं, जून तक का कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि हमारे जो पिछले 1 साल में हमने 22-24 बिलियन डॉलर अदा करने थे, उसमें से आधे से ज़्यादा रोल ओवर हो गए, कुछ हमने अदा कर दिए, कुछ हमें दोस्तों ने मदद कर दी। तो जून तक तो आपका इशू नहीं है। उसके बाद आपकी अदायगियाँ 6-7-8 बिलियन डॉलर दिसंबर तक आपको चाहिए होंगी। अच्छा। वो IMF का जो है ना वो उसमें मुआहदा बहुत ज़रूरी है कि IMF किसी तरह ऑन बोर्ड आ जाए। तो देखिए डिफॉल्ट जो है ना वो टेक्निकली कैसे डिफॉल्ट होता है कि मैंने अपने पैसे वापस नहीं दिए टाइम पे, और उसके अंदर कमर्शियल जो हिस्सा होता है ना कमर्शियल लोन्स का, मिसाल के तौर पे हमने IMF से भी पैसे लिए हुए हैं, हमने वर्ल्ड बैंक से भी लिए हुए हैं, हमने चाइना से भी लिए हुए हैं, हमने सऊदी अरेबिया से भी लिए और UAE से भी लिए हुए हैं। और इनसे तो हम बात कर सकते हैं ना कि देखिए जी आज हम नहीं है थोड़ा आगे कर दें, तो ये कर देते हैं। आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया ने भी कर दिया, UAE ने भी कर दिया, चाइना ने बहुत ज्यादा किया। लेकिन प्रॉब्लम आती है जब बॉन्ड होते हैं ना, आपने कमर्शियल बॉरोवर जो आपने उनकी बोरोइंग की भी होती है बॉन्ड की, बाहर मार्केट में आपने अपने बॉन्ड फ्लोट किए होते हैं, अपना पेपर फ्लोट किया होता है, उसके अगेंस्ट पैसे लिए होते हैं, वो हमने 2024 अप्रैल तक पे करना है। $1 बिलियन तकरीबन इसी के अराउंड है। वो 24 तक का उस वक्त तक हमें इसके बीच में बहुत अपने इलेक्शंस भी करने हैं। कोई गवर्नमेंट आएगी उसको एक अच्छा मैंडेट भी मिलना चाहिए, उसकी कॉल होनी चाहिए कि जी क्या करना है आगे जाके, तल्ख जो है ना वो डिसीजंस लेने नहीं लेने। तो डिफॉल्ट हम इंशाल्लाह नहीं कर रहे, डिफॉल्ट का इशू नहीं, लेकिन हाँ हम एक वर्ज पे रहेंगे, एक बिल्कुल एज पे हैं कि जी आपके पास कम जो है वो रिजर्व्स हैं और आपको अदायगियां करनी है आने वाले जो है 6-8 महीनों में, अच्छी बड़ी अदायगियां, और साथ साथ इकोनॉमी को भी तो चलाना है, ऑयल भी इंपोर्ट करना है आपने, और चीजें भी इंपोर्ट करनी है, इकोनॉमी रोकनी तो नहीं है, वरना तो लोग जो है सड़कों पे आ जाएंगे। तो ये है कि डिफॉल्ट के खतरात बढ़ जाते हैं जब आपकी इस तरह की सिचुएशन होती है, या फिर आपके IMF ऑनबोर्ड नहीं होता तो आपके पास टाइम कम होता है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन स्टेबिलिटी आती है उसके बाद आपके खतरात कम हो जाते हैं, डेफिनेटली फिर आप डिसीजन लेते हैं टाइम पे इकोनॉमी। अब चूंकि आप खुद कह रहे हैं कि वर्ज पर रहेंगे, ये जो खतरा है ये रहेगा, ऐसे में बजट का ज़ाहिर है हम देखने मंथ आ रहा है, बजट पे कितना इम्पैक्ट आएगा इस सिचुएशन का? अच्छा देखिए, बड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये जो बजट है ना, ये वो आम बजट नहीं है कि आप जब ड्यूरिंग द टेनर आप देते हैं, यानी कि किसी गवर्नमेंट के पास 5 साल होते हैं या आप जो भी गवर्नमेंट इसमें देकर चले जाना है हुकूमत ने, वो जो बजट देती है, बजट है उसकी नौयत डिफरेंट होती है। उसमें होता ही है ज्यादातर जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी खुर्रम साहब आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ना ये इलेक्शन बजट है, और प्रॉब्लम ये है कि IMF भी ऑनबोर्डेड नहीं है।
जब IMF ऑन बोर्डेड नहीं है और इलेक्शन बजट भी है, और उसमें आपको इस गवर्नमेंट के लिए बहुत टफ कॉल है, क्योंकि इसने एक तरफ इलेक्शन बजट भी देना है ताकि अपने वोट बैंक को भी बचा सके, और उसमें फोर्स खर्चे ज्यादा होते हैं, टैक्सेस कम होते हैं, और दूसरी तरफ IMF कहता है कि जी आप टैक्सेस लगाएं, आप सब्सिडीज कम करें, खर्चे अपने कम करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉल होगी यहाँ पे कि बजट क्या दिया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा IMF ने कुछ दिन पहले ये कहा कि जी आप बजट हमसे शेयर करें, और ये डेफिनेटली एक प्रैक्टिस होती है जब भी आप किसी प्रोग्राम में होते हैं तो बजट शेयर किया जाता है, उसे गो थ्रू किया जाता है दोनों एंड्स पे बैठ के, और फिर IMF भी ये कहता है कि जी इसमें ये चीजें कम करें, ये ज्यादा करें, खर्चे कम करें, टैक्सेस बढ़ाएं, सब्सिडीज कम करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉल होगी कि बजट का जो है ना वो कहाँ पे गवर्नमेंट बजट कितना देती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना आसान बजट होगा ये देना। फिर शायद टैक्सेस ज्यादा हों, खर्चे कम होने भी चाहिए, और सब्सिडीज भी कम होंगी, जिससे ऑफ कोर्स महंगाई की एक जो है लहर आ सकती है। मुश्किल बजट होगा और यही इस वक्त हो सकता है। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। हम सबके साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। बड़े स्टार कास्ट से सजी सियासी तंज़ो मज़ा से भरपूर फिल्म मनी बैक गारंटी शायकीन की पसंदीदगी हासिल की है और सिनेमा में अभी तक अच्छा बिजनेस कर रही है। फवाद खान भी हैं, मिकाज़ ज़ुल्फ़िकार हैं, जावेद शेख हैं, जान रैम्बो हैं, और लगभग 30 बड़े अदाकार हैं, और हर अदाकार ने बड़ी जानदार अदाकारी वहाँ पर दिखाई है। और मूवी कास्ट के लिहाज से तो बहुत ही ज़बरदस्त। तो मूवी कास्ट के लिहाज से नजर आता है कि फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा था, लेकिन क्या उसने इतना बिजनेस किया है? ये हम पूछेंगे, ये हम पूछेंगे। इस वक्त एक प्रोपेगेंडा भी देखा हमने उसके खिलाफ, मूवी के खिलाफ कुछ रिव्यूज ऐसे आए, देखे बगैर शायद लिखे गए, क्योंकि ये सवाल हम करते हैं आपने देखी तो अगर जवाब आता है हमने नहीं देखी। तो इस पर आज हम बात करते हैं। हमारे साथ डायरेक्टर फैसल कुरैशी जो है वो मौजूद हैं। जनाब बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी जा रही है फिल्म की प्रमोशंस? बिजनेस हो रहा है? अच्छा बिजनेस हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे ऊपर नीचे होती हैं ओवरऑल सिनेमा में, इट्स नॉट कि हमारी मूवी है या कुछ है, इंग्लिश मूवीज़ भी लगी हैं, बट लोग थोड़ा कम जा रहे हैं। वीकेंड पे थोड़ा सा जाते हैं, बट जो रेगुलर डेज हैं उसमें ज़ाहिर है सब अब बिजी हैं, और एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं बच्चों के, उसकी वजह से थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन जो लोग देख रहे हैं, जा रहे हैं, वो हमारी मूवी पसंद कर रहे हैं ज़्यादातर। तो फैसल भाई थोड़ी सी मूवी की शान बढ़ाते हैं ना, शान को इनवाइट कर लें, बड़ी तनकीद कर रहे हैं। वैसे तनकीद की वजह कोई दुश्मनी तो नहीं है आपस की? नहीं, दुश्मनी तो कुछ भी नहीं है। आई थिंक उनकी राय, मैं तो यही कह रहा हूँ कि क्योंकि इसमें बड़ी एक्सट्रीम राय हैं, बस मैंने जो ट्वीट भी किया था वो मैंने यही किया था कि होपफुली देखी हुई हो उन्होंने, बस देख लें एक दफ़ा, फिर जो मर्जी कहें। अच्छा, और फैसल भाई मुख्तलिफ जगह पे हम देख रहे हैं स्क्रीनिंग हो रही है, और बहुत सी स्क्रीनिंग पर आप खुद गए भी हैं, तो मूवी के दौरान और इवन उसके बाद भी लोगों के एक्सप्रेशंस, उनके कमेंट्स हमने खुद देखे, जो कि मैं खुद भी मूवी देखने गया तो बड़ी तारीफ़ कर रहे होते हैं इस मूवी की। अब मैं जानना चाहता हूँ कि वो मूवी स्टोरी की ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, कास्ट की करते हैं, डायलॉग्स की करते हैं, आपने क्या देखा? मैं तो बहुत ज़्यादा रिसर्च इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि शुरू में पहली मूवी है, तो मैं हर सिनेमा में जाता हूँ, मैं और मानी और हम लोग बैठते हैं, और हर लेवल पे मतलब जो थोड़े सस्ते टिकट्स वाले सिनेमाज हैं उधर भी, और जो थोड़े महंगे टिकट्स वाले हैं उधर भी, तो हर तरह की उसका मिले। तो हमें हैरत अंगेज़ हद तक, मेरा ख्याल है अभी तक इतने दिनों में मुझे 15 या 20 लोगों ने कहा है कि समझ नहीं आई, बहुत बुरी थी, ये क्या बनाया है, इस तरह की चीज़ें। 15-20 में वो भी हैं जो कह रहे थे कि बस ठीक थी, मतलब बहुत बुराई नहीं कर रहे थे, बट बाकी सब एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि हमें अफेक्ट किया है, ये किया है, इतनी तालियां, इतना ज़्यादा, और हॉल में बड़ा खून बढ़ता है जैसे थिएटर में होता है। मैं तो थिएटर का आदमी हूँ, तो थिएटर की परफॉर्मेंस होती है जो लाइव आपको ऑडियंस का रिएक्शन मिलता है, जब हम वहाँ बैठते हैं तो मुझे लाइव रिएक्शन मिल रहा होता है, तो उससे तो मैं बहुत खुश हूँ। इवन मेरे इनबॉक्स में लोग जो ईमेल कर रहे हैं, जो मैसेजेस कर रहे हैं पर्सनल, उस पर वो इतनी ज़्यादा कोई, इवन आपके जो दोस्त भी होते हैं, लोग कह रहे हैं यार दोस्त कह रहे हैं, ये भी नहीं होता, दोस्त भी जो है ना खामोश हो जाते हैं अगर बुरी फिल्म हो। वो इतने ज़्यादा लोग मुझे लंबे लंबे मैसेजेस कर रहे हैं कि जी हम तो ये घर तक लेके आए आपकी फिल्म, और सुबह भी दिमाग पे चढ़ी हुई थी, और ये तो वो अफेक्ट कर रही है लोगों को, मज़ा आ रहा है जिसको आ रहा है। और मेरा ख्याल है कि अनएक्सपेक्टेडली अच्छा रिस्पॉन्स है मेरे हिसाब से, क्योंकि हर फिल्म में एक परसेंटेज होती है कि जी 30% लोग नहीं पसंद करते हर फिल्म को, अगर बहुत कामयाब है तब भी, लेकिन इसमें मुझे लग रहा है कि मुझे 90% लोग हैं जो बहुत तारीफ कर रहे हैं, 10 भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ। वैसे वो जो कुछ परसेंट लोग हैं जो कि तनकीद करते हैं, उसको किस तरह से आप देखते हैं? आपने किस तरह से उसको केटर किया? मोटिवेशन कम हुई या इस तनकीद ने मोटिवेशन बढ़ा दी? मैं 10% वो कह रहा हूँ जो मैं ऑन ग्राउंड जाके देख रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो मुझे जो मीडिया में और उसमें लग रहा है उसमें ज़्यादा क्रिटिसिज्म नज़र आ रहा है, बट मैं उस पर बिलीव इसलिए नहीं रखता कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने फिल्म देखी है या नहीं देखी, क्योंकि बाज़ लोग होते हैं इतना सुनते हैं ना तो वो लिख देते हैं बुरी फिल्म है, क्या फिल्म बनाई है, बुरी फिल्म है, तो वो कुछ मुझे समझ नहीं है, उसको मैं इसलिए काउंट नहीं करता। तो मैं 10% कह रहा हूँ कि जो लोगों ने कहा है। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि सोशल मीडिया पर तनकीद भी हो रही थी, लेकिन साथ साथ प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, ये चीज़ें भी सामने आ रही थी, नज़र आ रही थी, तो ऐसा क्यों हो रहा था? ये कौन कर रहा था? क्या जानबूझ के ही किया जा रहा था?
मैं इसलिए प्रोपेगेंडा, एक तो जब मैं दूसरों का सुनता हूं तो मुझे समझ नहीं आता कि लोग कह रहे होते हैं कि प्रोपेगेंडा है, तो मैं खुद भी जब अपने आप को उस जगह लाया हूं तो मैं ये सोचता हूं कि मेरे खिलाफ कोई क्यों करेगा, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। और अगर मैं अपने आप को उनकी जगह रखता हूं तो मैं कहता हूं, तो इसलिए मैं इसको प्रोपेगेंडा, हो सकता है लोगों को नहीं पसंद आ रही हो या लोगों से सुन के जो 10% है, क्योंकि जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं ना वो ज़्यादा लाउड होते हैं हमारे यहाँ, ठीक है ना, और उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है। अगर एक बंदा लिख देगा ना बहुत ही बुरी फिल्म थी, तो जब भी कोई चीज़ लगाओ उसमें पहला कोई बुरा लिख देता है ताकि वो एक चेन बने, तो वो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है बनिस्बत अच्छी थी। जो तारीफ़ करने वाला होता है ना वो बड़ा सटल होता है, और जो नेगेटिव बात करने वाला होता है बहुत लाउड होता है, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा फील होता है। तो इस वजह से शायद ज़्यादा लोगों को फील हो रहा है और लोग उस वजह से शायद लिख रहे हैं। लेकिन मुझे आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे खिलाफ कोई क्यों करेगा। आप कह रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि प्रोपेगेंडा था, लेकिन शोब इससे पहले जो इंटरव्यू हुआ था जिसमें हमारे साथ मिकाल भी थे, हमारे साथ मानी भी थे और गौहर भी थे, और उसमें तो बात हो रही थी। मैं ज़रा डल सा आदमी हूँ, मैं इन चीज़ों में तो मुझे नहीं समझ आती कि मैंने तो बेसिक सी चीज़ सोची कि कौन कर सकता है और क्यों कर सकता है, तो मुझे कोई रीज़न समझ नहीं आ रहा, क्योंकि एनर्जी लगती है ये करने में। अच्छा, तो वो एनर्जी क्यों लगा रहा है, क्या है, तो आई डोंट नो कोई क्यों। और बिजनेस कितना किया फैसल अब तक इस मूवी ने? हमारा अभी जो लेटेस्ट आया था वो था 25 करोड़ वर्ल्ड वाइड सब मिला के 25 करोड़ किया है। और एक्सपेक्ट भी इतना ही किया था? नहीं, हम एक्सपेक्ट तो ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन अभी चल रही है, अभी रुका नहीं है बिजनेस, तो मुझे है क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा है इसका। तो जो लोग बता रहे हैं, जैसे आपने देखी और आप मुझे अभी बता रहे थे कि आपको बहुत अच्छी लगी, तो आप अगर 4 लोग आपसे पूछेंगे वो कहेंगे बुरी है, तो आप उनसे पूछेंगे कि आपने देखी है, अगर नहीं देखी तो फिर आप कहेंगे कि जाके। एक्चुअली ऐसा है, चूंकि मैंने मूवी देखी है, मैंने जब पोस्ट किया लोगों ने कहा जी हमने सुना है, पढ़ा है, अच्छी नहीं है। मैंने कहा भाई सीइंग इज बिलीविंग, आप देखें, देखने पे बिलीव करना चाहिए, गो फॉर दैट। और कुछ ऐसे सीन या डायलॉग होते हैं जब सिनेमा में बैठ के हम देख रहे हैं तो लाजमी पता होता है फैसल भाई कि अभी जो सीन आने वाला है, डायलॉग होने वाला है, इस पर ना बड़ी हूटिंग होनी है। तो चूंकि बहुत से दफ़ा आपने जाके मूवी देखी है, तो वो एक कौन सा मोमेंट होता है जब आपको मालूम होता है कि अब हूटिंग होने वाली है, भाई मज़ा आने वाला है? बहुत सारे, मानी जो पान थूकता है मास्क में, और उसके अलावा बहुत सारे हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, अंगूठे वाले वो अंगूठे निकालते हैं तब होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक मोमेंट था जहाँ वो फेज़ 11 की बात की हुई है, तो वो उस तरह की चीज़ें बहुत लोगों को, मतलब वो बस वो कंफर्म वो होता है। अच्छा, और फैसल भाई पॉलिटिशियंस क्यों नहीं आ रहे, हर्ट हो गए हैं इस मूवी से? मैं चाहता हूँ कि आवाम पहले देखे, अच्छा, और फिर जो है हम सियासतदानों को भी लेके आएंगे, बट आवाम का देखना ज़रूरी है, चाहे वो पसंद करते हैं नहीं करते, क्योंकि एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट है ये फिल्म। और हमारे यहाँ कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। जैसे लोग कह रहे हैं कि आप क्रिटिसिज्म को कैसे ले रहे हैं, तो मैंने जो ये फिल्म बनाई है इसमें मैंने सिर्फ क्रिटिसाइज़ किया है लोगों को, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लोग उसको अच्छी तरह लेंगे। तो जो लोग मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो वो भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं उसको अच्छी तरह लूँ, तो क्रिटिसिज्म, मेरी फिल्म है ही क्रिटिसिज्म आवाम पे, तो कोई वहाँ से भी कुछ आएगा क्रिटिसिज्म तो वो ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि मैंने इतना क्रिटिसाइज किया तो बाकियों को भी इजाजत है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन देख के करें क्रिटिसाइज बस। आपने जिस तरह से कहा कि ये फिल्म एक एक्सपेरिमेंट है, सबसे ज्यादा क्या पसंद किया जा रहा है इस फिल्म में? ह्यूमर लोग कह रहे हैं, डायलॉग्स कह रहे हैं, और डायरेक्शन लोगों को थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है फिल्म, कह रहे हैं बहुत डिफरेंट है। तो वो क्योंकि मैंने जब सोची थी तो मैंने कहा मुझे एक रेगुलर फिल्म नहीं बनानी, मुझे थोड़ा सा इसके साथ खेलना है। तो एक्सपेरिमेंट में तो होता ही है कि आर या पार हो जाते हैं, बट शुक्र है कि हम इस साइड पे हैं और चल रहे हैं, वरना ये भी हो सकता है एक्सपेरिमेंट में कि आप बिल्कुल ही पहले ही दिन ही डब्बा हो जाए, लोगों को ना समझ आए बिल्कुल। तो ये एक बड़ी खुदा का शुक्र है कि ये एक उस पर चल रही है, क्योंकि आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप कोई चीज़ ऑफ करते हैं। अच्छा, और फैसल भाई इस मूवी में सबसे ज़्यादा रोल आपने खुद किए हैं, एक तो एक कितने किए हैं और क्यों किए हैं? मैंने कोई 14 के करीब रोल किए हैं, और वो मैंने इसलिए किए हैं, एक रीज़न ये था कि हमारे यहाँ बजट लिमिटेड होते हैं फिल्म्स के, तो मैं एक ज़माने में सोचा था कि मैं बाहर जाके करूँ, तो बाहर मैंने कहा इतने 14 रोल्स के लिए मैं किसको 14 एक्टर्स कहाँ लेके जाता हूँ, मैं कहा यार मैं ही कर लेता हूँ। तो छोटे छोटे मैंने जो थे वो बना के वो कर लिए। तो वो फिर मुझे जब मैंने ये किया तो फिर मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो फिर मैंने और जगह भी ऐड की चीज़ें, यानी कि जो खाली शॉट्स भी होते हैं कि अगर हम एक बिल्डिंग है और उसके बाहर एक खाली शॉट ले रहे हैं, स्लम्स का एक खाली शॉट ले रहे हैं, तो मैंने कहा वो भी खाली क्यों हो, उसको भी फिल करते हैं किसी चीज़ से, किसी बात से। तो मैंने उस तरह की चीज़ें, जैसे आपने देखा होगा वो मछली वाला बड़ा लोगों को पसंद आ रहा है, हाँ, उस पर लोग बहुत हंसते हैं और सोचते भी हैं उस पर। तो वो चीज़ें इसलिए थी कि मैं चाह रहा था कि कोई भी मोमेंट, कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो,
मैं कुछ ना कुछ लोगों को कहता रहूं और इस स्टाइल में कहूं कि वो लेक्चर ना लगे, वो लोग हंसे भी। और इतने बड़े बड़े जो आपने स्टार्स लिए इस मूवी के लिए, उनको आपने हायर किया, जाहिर से बजट भी बहुत लगा होगा, तो जितना बजट लगा था वो पूरा हो गया? बजट हो जाएगा इंशाल्लाह, अभी तक नहीं है, हो जाएगा। और फैसल भाई, आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने देखने वालों को, हमारे नाजरीन को? मेरी फिल्म देखें, उसमें मैसेजेस ही मैसेज हैं, मुझे यहाँ पे देने की जरूरत ही नहीं है। ये सबसे अच्छा मैसेज था फैसल भाई, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।